नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, मोदी सरकार ने एक भ्रमजाल फैलाया है कि वो खाड़ी में जो जंग चल रही है, ईरान पर जो अमेरिका और इजराइल के हमले हो रहे हैं, उनके मामले में तटस्थ है, उदासीन है, या उस मामले में एक संतुलन बनाकर रख रही है। उसके लिए वो एक फ्रेज का इस्तेमाल कर रही है, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, यानी रणनीतिक स्वायत्तता अपनी बरकरार रखने के लिए वो ना इस पक्ष के साथ है ना उस पक्ष के साथ है। वो युद्ध को खत्म करने के पक्ष में है। वो चाहता है कि जो वहाँ से तेल और गैस की आपूर्ति होती है उसमें जो बाधा खड़ी हुई है वो दूर हो जाए। ये एक इम्प्रेशन देने की कोशिश की है और इस इम्प्रेशन के जाल में बहुत सारे नेता फंसते जा रहे हैं, जिनमें से दो नाम अभी सामने आए हैं कांग्रेस पार्टी के। एक तो शशि थरूर हैं और दूसरे मनीष तिवारी हैं। इन दोनों के कमेंट को लेकर मीडिया में काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी बयानबाजी हुई और कांग्रेस पर हमले भी हुए कि देखिए उन्हीं की पार्टी के नेता किस तरह से सरकार की नीति का समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सरकार का विरोध कर रही है। जब ये विवाद छिड़ा तो मनीष तिवारी ने अपना एक एक्सप्लेनेशन दिया कि उन्होंने जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात सरकार कर रही है उसको दूसरे संदर्भों में उसका विश्लेषण किया था, उसकी समर्थन किया था। लेकिन जो किसी भी विदेश नीति का एक नैतिक आधार होता है, अगर वो नैतिक आधार नहीं है, जो कि भारत की विदेश नीति में हमेशा रहा है और अब नहीं है, उसके बिना ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी भी बेकार है और वो अर्थहीन है। तो मनीष तिवारी ने तो अपना स्टैंड साफ कर दिया। लेकिन शशि थरूर, जो कि लंबे समय से हम देख रहे हैं विवादग्रस्त रहे हैं और बार बार प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार का समर्थन करते रहे हैं, उनकी विदेश नीति, उनकी रणनीति का समर्थन करते रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर से लगातार वो सरकार के पक्ष में खड़े रहे हैं। बल्कि जो सरकार ने विदेशों में एक दल भेजा था उसकी लीडरशिप भी वो कर रहे थे और पूरी तरह से लगने लगा था कि अब वो बीजेपी में ज्वाइन करके ही मानेंगे। पता नहीं क्या बात हुई, वो बीजेपी में नहीं गए, बात बनी नहीं, या जो अपेक्षा उनकी रही होगी मोदी जी से वो पूरी नहीं हुई। जो भी कारण रहे हों, वो थोड़ा सा उन्होंने बीच में डिस्टेंस सरकार से किया। लेकिन अब एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि वो मोदी सरकार की जो ये नीति है उसका समर्थन कर रहे हैं और उसके लिए कई तरह के कुतर्क और दलीलें दे रहे हैं। खैर, शशि थरूर का ये चरित्र है, ये उनको मुबारक हो और वो ये नासमझी में तो कतई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो पढ़े लिखे हैं और भली भांति जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय सियासत को। और जो मोदी सरकार ढोंग कर रही है, पाखंड कर रही है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के नाम पर, उसको भी वो बखूबी समझते ही होंगे। वो क्या, पूरी दुनिया समझती होगी कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने इस पूरे मामले में खेल खेला है। या आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं जब प्रधानमंत्री मोदी युद्ध शुरू होने के चंद दिन पहले तक इजराइल में रहते हैं। उनके प्रधानमंत्री नेतन्याहू से, जो कि युद्ध अपराधी हैं, जो कि 124 या 140 देशों में जा ही नहीं सकते, उनकी तुरंत गिरफ्तारी हो जाएगी। जिन्होंने गजा पट्टी में नरसंहार किया है, जो लेबनान में नरसंहार कर रहे हैं, जो अमेरिका को युद्ध में खींच कर लाए ईरान पर हमला करने के लिए और ईरान में भी लगातार नरसंहार करते जा रहे हैं, उनके साथ उन्होंने गलबहियाँ की, उनके साथ खड़े हुए, ये कहा कि वो इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वो वहीं से स्टैंड जो है उनका एक्सपोज हो रहा था कि वो स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी में नहीं है, बल्कि उन्होंने अपनी रणनीति जो है वो अमेरिका और इजराइल के पास गिरवी रख दी है। और ये सिर्फ एक धोखाधड़ी है जो वो कर रहे हैं। अगर हम मान लें कि एक संयोग था कि मोदी उस वक्त पहुंचे और उसके 2-3 दिन बाद जंग शुरू हो गई, लेकिन उसके बाद भी उनका जो रवैया रहा है वो पूरी तरह से स्पष्ट करने वाला है। जिस तरह से अमेरिका ने और इजराइल ने
ईरान की जो टॉप लीडरशिप थी, सुप्रीम लीडर थे, उनको सफाया किया। उस पर प्रधानमंत्री मोदी एक शब्द नहीं बोले, उनकी सरकार की तरफ से कुछ नहीं कहा गया, न शोक प्रकट किया गया, न राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया, कुछ भी नहीं किया गया। और उसके बाद जिस तरह से एक बच्चियों के स्कूल पर 162 बच्चियों की हत्या कर दी अमेरिका इजराइल ने, उस पर भी वो चुप रही। और लगातार अमेरिका और इजराइल जो बमबारी वहाँ कर रहे हैं, तबाही मचा रहे हैं, उस पर भी उनकी चुप्पी बनी हुई है। जंग शुरू होने से अब तक 28 फरवरी से अभी तक मोदी ने लगभग 10 सोशल मीडिया पोस्ट किए हैं, एक्स पर पोस्ट किए हैं, ट्वीट किए हैं। और इन पूरे 10 पोस्टों का अगर आप एनालाइज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ खड़े हैं और क्या बात कर रहे हैं। हम पिछली बातों को भूल जाएं तो भी में, अब देखिए एक ट्वीट में उन्होंने यूएई, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान आदि पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि सॉवरेनिटी का उल्लंघन है, सिविलियन मौतें हो रही हैं, एनर्जी इंफ्रा पर अटैक हो रहा है। अब आप देखिए, ये तो ईरान के हमले की तो निंदा भस्म कर दी उन्होंने, लेकिन अमेरिका और इजराइल जो ईरान पर हमले कर रहा है, उसकी सॉवरेनिटी का जो उल्लंघन कर रहा है, वहाँ जो आम नागरिकों की मौतें हो रही हैं, उसके जो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक हो रहा है, उसके बारे में वो चुप रहे, एक भी शब्द उन्होंने नहीं बोला। एक ट्वीट में उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट यानी हॉर्मुज जल डमरू मध्य के बारे में कहा कि ये सेफ और फ्री नेविगेशन टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए वहाँ पर, लेकिन ईरान, ये परोक्ष रूप से ईरान पर ही हमला है, क्योंकि ईरान ब्लॉक कर रहा है। ईरान के ब्लॉकेट की वजह से समस्या खड़ी हो रही है और ईरान इसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है, जो कोई भी देश करता है ऐसी सूरत में। तो यहाँ पर ईरान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। फिर एक और ट्वीट लीजिए जिसमें डायलॉग और डिप्लोमेसी से जल्दी शांति की अपील की गई। अब ये किससे अपील कर रहे हो आप, किससे कह रहे हो, इसमें कोई स्पष्ट बात नहीं है, क्योंकि ईरान तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही इस समस्या को सुलझाने के लिए तैयार था। ओमान के मध्यस्थता में उसने सारी चीज़ें स्वीकार कर ली थी, और जब इस पूरे समझौते की घोषणा होने वाली थी, उसके चंद घंटों पहले इजराइल ने खेल कर दिया, उस पर पानी फेर दिया और हमला करवा दिया अमेरिका के साथ मिलकर। इस बारे में हमारे प्रधानमंत्री बिल्कुल चुप हैं, खामोश हैं, सन्नाटा है। फिर ईरान के राष्ट्रपति से जो बात उन्होंने की, उन्होंने सिविलियन लाइफ पर चिंता जताई और एस्केलेशन पर चिंता जताई। ये एस्केलेशन कौन कर रहा है? सिविलियन लाइफ पर सबसे ज़्यादा हमले किसने किए हैं? अमेरिका और इजराइल ने किए हैं। लेकिन अमेरिका और इजराइल के नाम पर एक ट्वीट करने में प्रधानमंत्री की हवा सरक जाती है। उनमें इतनी दम नहीं है, इतनी हिम्मत, साहस नहीं है कि इस जंग के लिए इजराइल या अमेरिका को क्रिटिसाइज करने वाले 2 शब्द भी ट्वीट कर दें। ईरान पर प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरह से निशाना बांध रहे हैं। ये हमने शुरू से देखा है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ईरान की हमलों की निंदा वाला प्रस्ताव जो था आया था, उसमें भारत को स्पॉन्सर था, सह प्रायोजक था, वो इस पूरे ईरान के हमलों की निंदा करने वाला। लेकिन उसने कोई भी ऐसा प्रस्ताव लाने की कोशिश नहीं की, या इस प्रस्ताव में ये जुड़वाने की कोशिश नहीं की कि इजराइल के हमलों की भी निंदा की जाए, अमेरिका के हमलों की भी निंदा की जाए। और ये एक तरफा थी, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी नहीं है, ये स्ट्रेटेजिक सरेंडर है। नरेंद्र का एक और सरेंडर है जो लगातार सरेंडर करते रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिक सरेंडर था। फिर ईरानी जहाज को जिस तरह से अमेरिका ने भारतीय जो जल सीमा है उसके पास डुबोया था, उसमें भी भारत ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की। भारत ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, और ये पूरी दुनिया ने देखा कि भारत का रवैया क्या है। इजराइल के साथ रक्षा सहयोग उसका जारी है और वो उसको हर तरह से सहयोग कर रहा है, जबकि ईरान को सिर्फ
मेडिकल ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा जो बताता है कि बैलेंस करने का दिखावा किया जा रहा है, बैलेंस नहीं हो रहा है। यानी हमलावर को आप तमाम सुविधाएं और सुरक्षा उसके स्टैंड को, हमले को सही ठहरा रहे हैं और दूसरी तरफ केवल मेडिकल एड दे रहे हैं। तो ये साफ है कि स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी के बहाने स्ट्रेटजिक सरेंडर प्रधानमंत्री मोदी लगातार करते जा रहे हैं। भारत सरकार, मोदी सरकार ये अपनी इसके लिए खैर मना सकती है कि उससे अभी अमेरिका ने होर्मुज में नौसेना की मदद नहीं मांगी है। बहुत सारे देशों से मांगी है कि होर्मुज को खोलने के लिए अपनी सेना भेजें, अपने युद्धपोत भेजें। ये भारत से नहीं कहा है। अब ये भारत के साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि भारत को इतनी छूट दे दो। भारत को और भी कई तरह की छूट दी है। अभी 1 महीने तक रूसी ऑयल खरीदने की छूट दे दी और दूसरी छूटें दे रही हैं। तो छूटें देने का एक कुछ तो समझौता होगा ना। रियायतें दे रहे हैं अमेरिका और इजराइल, तो इसका मतलब ये है कि भारत ने भी उनको कुछ दिया है। और वो यही सबसे बड़ी बात है कि वो ईरान के पक्ष में नहीं खड़ा है, ईरान के प्रति थोड़ी भी हमदर्दी नहीं जता रहा है। क्योंकि अगर भारत इस तरह का काम करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय जनमत भी उस हिसाब से बनना शुरू हो जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाने में भारत की एक बड़ी भूमिका हो सकती है, जो कि ये सरकार नहीं निभा रही है। पहले भी नहीं निभाया है, चाहे वो वेनेजुएला का मामला हो, अब भी नहीं निभा रहा है। ग्रीनलैंड के मामले पर भी चुप रहा। अभी क्यूबा में भी जो कार्रवाई करने की सोच रहा है अमेरिका, उस मामले में भी उसका रवैया उदासीन है, बल्कि यूँ कहना चाहिए प्रो अमेरिका है, प्रो यूएस है। वो अमेरिका की कतई बुराई, निंदा करना की ज़रूरत महसूस नहीं कर रहा है, बल्कि चुपचाप अमेरिका या इजराइल जो भी कर रहे हैं गलत सलत, सबको अपनी चुप्पी से सही ठहरा रहा है। तो जो ग्लोबल साउथ के लीडर होने का दम भरती है ये सरकार, ब्रिक्स की अध्यक्षता इसके पास है, लेकिन 2 लाइनें कंडेमनेशन की इस हमले की ईरान पर, जो कि इस ब्रिक्स का मेंबर है, उससे उसने वो भी नहीं किया है। तो ये काहे का ब्रिक्स का अध्यक्ष है? ये तो फजीहत हो रही है भारत की कि ऐसे बड़े संगठन का अध्यक्ष ऐसा लचर रीढ़ विहीन देश है जो कि ऐसे मौकों पर 2 शब्द बोलने में घबराता है, कतराता है। तो ये बार बार एक्सपोज हो रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार। और इसीलिए चूंकि भारत को किनारे करना है, भारत को बोलने नहीं देना है, भारत बोले ना, चुपचाप रहे, ये उसके लिए अमेरिका उसको छूट दे रहा है। उससे नहीं कह रहा है कि वो युद्ध में आकर मदद करे, वो अपने फुट बूट्स ऑन ग्राउंड रखे, यानी अपने सैनिकों को भेजे, किसी तरह से मिलिट्री एंगेजमेंट में शामिल हो। ये उसको छूट दे रहे हैं ये दोनों, और भारत का इस्तेमाल दूसरे से कर रहे हैं। ये बड़ा ओपन है, ये कोई इसमें पर्देदारी नहीं है, छिपा हुआ कोई कुछ भी नहीं है। और अगर ये न्योता नहीं दे रहे हैं तो ये सवाल तो लोगों के दिमाग में उठ रहे हैं और इसके जवाब भी ढूंढ रहे हैं, और मिलना कोई मुश्किल काम नहीं है कि भारत को अमेरिका और इजराइल के साथ अगर इस हद तक जुड़ गया है, इस हद तक चला गया है, तो वो फिर इनका साथ, और अमेरिका और इजराइल नहीं, अरब के उन देशों के साथ भी वो खड़ा है जहां पर अमेरिकी सैनिक अड्डे हैं और जो ईरान के खिलाफ कैंपेन में शामिल हैं परोक्ष रूप से। तो ये जो पूरी गोलबंदी है, उसमें मोदी और मोदी सरकार कहाँ खड़े हैं, इसमें कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ये जो पूरा पाखंड रचा गया है स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का, इसे समझना चाहिए। ये स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी नहीं, ये स्ट्रेटजिक सरेंडर है मोदी सरकार का। ये बहुत क्लियर होना चाहिए और इसकी आगे चलकर भारत को बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। ये भी हम सबको ध्यान रखना चाहिए। अगर इस युद्ध में इजराइल
का नुकसान होता है, अमेरिका का नुकसान होता है, मध्य पूर्व पर उनकी पकड़ कमज़ोर होती है, ईरान थोड़ा शक्तिशाली होकर उभरता है, तो इस पूरे खित्ते में, इस पूरे क्षेत्र में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी, क्योंकि भारत अपना भरोसा गंवा चुका है। एक पूरे मुस्लिम वर्ल्ड में अब भारत जो है वो अपनी पूरी विश्वसनीयता गंवा चुका है, उसका कोई भरोसा नहीं कर सकता है, और वहाँ की सरकारों पर भी इसका दबाव रहेगा कि वो मोदी सरकार के साथ किस हद तक चले, किस दूरी तक चले। और अभी तो मोदी सरकार कम से कम 3 साल है ही, और आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता। अगर सरकार बदली तो नीतियां भी बदलेंगी और फिर मध्य पूर्व में कुछ नई शुरुआत हो सकती है। लेकिन आज की तारीख में इस सरकार ने भारत का भारी नुकसान किया है। अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब हुई है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा मटिया मेट हो गई है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो ग्लोबल लीडरशिप की होड़ होती है उसमें भारत बहुत बहुत पीछे छूट गया है। थर्ड वर्ल्ड या ग्लोबल साउथ की लीडरशिप, बेशक वो ब्रिक्स का अध्यक्ष बन गया हो रोटेशन के हिसाब से, लेकिन उसकी अहमियत कुछ नहीं है, वो कुछ कर नहीं पाएगा। ब्रिक्स के देश ही उसको स्वीकार नहीं करेंगे। वो किसी तरह का कोई अगर इनिशिएटिव लेना चाहेगा तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो जो भी इनिशिएटिव लेगा वो अमेरिका और इजराइल को ध्यान में रख कर लेगा। वो ग्लोबल साउथ के हित में नहीं लेगा, वो बाकी दुनिया के हित में अब कदम उठाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उसने अपनी कूटनीति, अपनी रणनीति, अपनी विदेश नीति अमेरिका के सामने सरेंडर कर दी है, उसको गिरवी रख दी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।